दोस्तों नमस्कार। भारत में चुनावी राजनीति की पुरपेंच गलियों को समझना शायद सबसे मुश्किल काम होता है, और उस पर भी उत्तर प्रदेश का अगर जिक्र हो जाए तो उन पुरपेंच गलियों के भीतर के धागों को आप कैसे सुलझा पाएंगे, या उसकी जकड़न को समझने के लिए आपको कौन कौन सी परिस्थितियों से गुजरना होगा, यह कोई आसान काम नहीं है। अगर हम आपसे यह कहें कि 2017 के चुनाव में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव प्रचार उत्तर प्रदेश में कर रहे थे, उस वक्त बीजेपी के पास मुख्यमंत्री पद के लिए कोई चेहरा नहीं था। चेहरा थे, काम था तो वो नरेंद्र मोदी का था। लेकिन 2022 में ऐसा नहीं है। वो प्रधानमंत्री के तौर पर चुनाव प्रचार करने जरूर पहुंचेंगे, लेकिन उनकी पहचान उत्तर प्रदेश में राजनीतिक चौसर पर ओबीसी नेता के तौर पर होगी। यानी नरेंद्र मोदी ओबीसी पहले, बाद में प्रधानमंत्री। योगी आदित्यनाथ 2017 में सांसद के तौर पर थे। वह चुनाव में ना तो चेहरा थे, ना किसी को पता था कि दरअसल वो मुख्यमंत्री बन जाएंगे। लेकिन आज की तारीख में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। लेकिन इस चेहरे को जब आप सामने रखेंगे तो योगी आदित्यनाथ का चेहरा ठाकुरवाद का एक चेहरे के तौर पर उभरेगा, जो पूरे उत्तर प्रदेश में 2.5 से 3% है। यानी यहां गवर्नेंस का जिक्र जैसे ही शुरू होगा, वैसे ही बाहुबलियों का जिक्र होगा, और बाहुबलियों का जिक्र होगा तो फिर इनकाउंटर की एक लंबी फेरिस्त जो 2017 से 2020 तक उत्तर प्रदेश ने देखी। इतनी बड़ी तादाद में इनकाउंटर, इतनी बड़ी तादाद में इनकाउंटर में मारे गए अपराधी, इतनी बड़ी तादाद में उन अपराधियों के संपत्ति को जब्त करने की परिस्थितियां, ऐसा किसी दूसरे राज्य में नहीं हुआ। और उत्तर प्रदेश में ग्राउंड जीरो कौन सा होगा? सामान्य तौर पर किसी भी राज्य की राजधानी ग्राउंड जीरो होती है, लेकिन उत्तर प्रदेश में मौजूदा वक्त में या तो गोरखपुर या फिर अयोध्या। और जैसे ही गोरखपुर का नाम आएगा, आपको समझना होगा कि उत्तर प्रदेश की सियासत के भीतर सवर्णों के टकराव में खास तौर से एक तरफ ठाकुरवाद और दूसरी तरफ ब्राह्मण, इसकी उपस्थिति और इसका अतीत गोरखपुर से ही शुरू होता है। और गोरखपुर में खास तौर से गोरखपुर का मठ, उसकी पहचान क्या रही है? गोरखपुर यूनिवर्सिटी की पहचान क्या रही है? यह ठाकुरवाद और ब्राह्मणवाद का टकराव क्यों शुरू हो गया? और मौजूदा वक्त में जब ठोक दो की नीति को अपनाया गया राज्य की सत्ता द्वारा, तो उसके निशाने पर कौन कौन आए? हमें लगता है कि जब आप इन पन्नों को खोलना शुरू करेंगे तो आपके जहन में बहुत सारे सवाल तमाम जातीय समीकरण के मद्देनजर घूमना शुरू हो जाएंगे। जिक्र ब्राह्मणवाद और ठाकुरवाद से किया जाए, जिक्र गोरखपुर से किया जाए, जहां का रास्ता शायद आने वाले वक्त में योगी आदित्यनाथ के लिए उनको राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिला पाने में एक मुश्किल हालात ही पैदा करता है। वह जिस मठ से जुड़े हैं, उस मठ की पहचान नाथ संप्रदाय के साथ रही है, लेकिन अयोध्या और राम मंदिर की पहचान सनातन से रही है। तो यह एक अलग परिस्थिति है, और क्या इसीलिए उसमें बदलाव के तौर पर गोरखपुर छोड़कर अयोध्या का रास्ता योगी आदित्यनाथ पकड़ना चाहते थे? हमें लगता है कि आज उत्तर प्रदेश की राजनीतिक चौसर पर जाति और बाहुबल के उस समीकरण को समझ लीजिए, जिसके बाद आपके जहन में कुछ बातें बहुत साफ होंगी कि 2022 का चुनाव ना तो 2007 का चुनाव है जब मायावती सत्ता में आई थी, ना 2012 का चुनाव है जब अखिलेश यादव सत्ता में आए थे, और ना ही 2017 का चुनाव है जब ठसक के साथ इतनी बड़ी तादाद में बीजेपी के विधायक चुनाव जीत गए और इतनी बड़ी तादाद में उसके पास बहुमत आ गया, जो एक रिकॉर्ड तोड़ बहुमत था। इन सब के बावजूद भी कुछ चीजों को समझ लीजिए। मायावती की पहचान या बीएसपी की पहचान कभी भी आंदोलन वाली पार्टी के तौर पर नहीं रही है। उनकी अपनी पहचान उनके अपने वोट बैंक के तौर पर रही है। उस वोट बैंक के साथ जो जुड़ जाए उसको लाभ होगा, और उसकी एवज में उसे पैसा देना पड़ेगा टिकट पाने के लिए। और जब ब्राह्मणों को अपनी तरफ खींचने का प्रयास मायावती करती हैं, तो ब्राह्मणों के सामने एक संकट उत्तर प्रदेश में यह भी आता है, इतना सारा पैसा कहां से लाएंगे जो मायावती के साथ खड़े होने के लिए, टिकट पाने के लिए इतना पैसा दे दें। मायावती अगर पैसा फ्री कर दे टिकट बांटना ब्राह्मणों को, तो यकीन जानिए कि एक लंबी लकीर खिंच जाएगी जो बीएसपी के साथ खड़ी हो जाएगी। ब्राह्मणों का जिक्र इसलिए क्योंकि इनकी तादाद तकरीबन 13% है।
इसमें अगर भूमिहारों को मिला लीजिएगा, जो अपने आप को ब्राह्मण के तौर पर उत्तर प्रदेश में देखते हैं, तो 16% हो जाएंगे। 2.5 से 3% के बीच में ठाकुर यानी राजपूतों की मौजूदगी है। तो मायावती रास्ता मुश्किल इसलिए ब्राह्मणों के साथ है क्योंकि वहां पैसा उसे चाहिए। समाजवादी पार्टी की मुश्किल यह है कि यादव एक दबंग के तौर पर उसकी मौजूदगी उत्तर प्रदेश के भीतर में है और वहां पर ब्राह्मण उससे हिचक जाता है। बीजेपी के साथ मुश्किल ब्राह्मणों की यह आ गई है कि ऐसी परिस्थिति उसके साथ है जहां पर उसे लगता है कि बीजेपी ने कोई काम ब्राह्मणों की विचारधारा के अनुरूप किया नहीं है, सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव काम किया है, सिर्फ पुलिसिया काम किया है, और जो नजरिया रखते हैं वो ब्राह्मणिज्म या ब्राह्मण की विचारधारा के मातहत नहीं चलता है। उसमें अगर आप कहीं पर नमाज बंद करा देते हैं, मेला शुरू करवा देते हैं, कहीं पर आप मुस्लिम विरोधी स्थितियों को लाकर खड़ा कर देते हैं, कहीं कानून व्यवस्था मुस्लिम विरोधी नीतियों के मार्फत ही अगर उन लोगों के साथ खड़ी हो जाती है जो अपराधी सही लेकिन सत्ता के अनुकूल हैं, तो यह विचारधारा फिट नहीं बैठती। और इन सारी परिस्थिति में जो ब्राह्मण और ठाकुर का टकराव रहा, उस परिस्थिति में ब्राह्मणों के भीतर मौजूदा वक्त में एक ठाकुर सीएम को लेकर आक्रोश है। हालांकि वो साइलेंट है, अभी चुपचाप देख रहे हैं। और इन सारी परिस्थितियों में अगर हम कांग्रेस का जिक्र करें तो कांग्रेस के पास अभी संगठन जिले दर जिले खड़ा हुआ नहीं है। एक अलग लकीर खींचने की कोशिश अपने तौर पर प्रियंका कर जरूर रही है, लेकिन प्रियंका गांधी की सबसे बड़ी मुश्किल यह है कि अगर उनके अपने वोट जो उनको मिलते रहे बीते 2 दशकों में, अगर उसको भी सबको जोड़ भी दें तो भी वह सत्ता कांग्रेस के लिए पाना मुश्किल होगा। तो एक अलग लकीर, चाहे वो महिलाओं को लेकर हो या दलितों को लेकर हो या किसानों का जिक्र हो, इन 3 परिस्थितियों में ना तो जाति समीकरण फिट बैठता है, ना ही बाहुबल फिट बैठता है, ना ही करप्शन फिट बैठता है, ना ही पैसा फिट बैठता है। तो क्या उत्तर प्रदेश की सियासत इस तरीके से चकरगिन्नी की तरह घूमकर कांग्रेस के अनुकूल हो सकती है? बड़ा अनूठा सवाल है और बड़ा ही मुश्किल जवाब है, जिसका जवाब शायद तत्काल में नहीं है। तो आइए जरा इन पन्नों को इसलिए खोलने की जरूरत है क्योंकि शुरुआत जैसे ही हम गोरखपुर से करते हैं, आपके जहन में गोरखपुर यूनिवर्सिटी आनी चाहिए, आपके जहन में गोरखपुर मठ आना चाहिए। एक वक्त याद कीजिए, गोरखपुर मठ की पहचान क्या थी? दिग्विजयनाथ, उसके बाद महंत अवैधनाथ, उसके बाद योगी आदित्यनाथ, यही पहचान के तौर पर देखे। और उन्होंने बाकायदा चुनाव लड़ा है। उस चुनाव के दौर में जो मठ से निकलता था वो चुनाव जीत जाता था। कभी इंडिपेंडेंट, कभी हिंदू महासभा, कभी बीजेपी, यही परिस्थितियां रही हैं। लेकिन यह भी समझना होगा कि दिग्विजय जब थे और अवैधनाथ जब थे तो वह हिंदू महासभा के प्रतीक के तौर पर थे, वो बीजेपी और आरएसएस और जनसंघ के साथ नहीं जुड़े थे। लेकिन आज की तारीख में जब हम जिन बातों का आपके साथ जिक्र करना चाहते हैं उसमें जातीय समीकरण का एक लेप भी है, क्योंकि इस दौर में उत्तर प्रदेश पहली बार क्यों नजर आया कि वो सेलेक्टिव हो गया अपराध को थामने के लिए। क्योंकि जो जिस जाति को रिप्रेजेंट करता है और वो जाति अगर उस सत्ता के साथ जुड़ी हुई है तो उस पर कोई आंच नहीं आएगी। एक लंबी फेरिस्त है। लंबी फेरिस्त में आपके जहन में ब्रजभूषण शरण सिंह आने चाहिए, आपके जहन में ब्रजेश सिंह आने चाहिए, आपके जहन में धनंजय सिंह नाम आना चाहिए, बादशाह सिंह नाम आना चाहिए, रविशंकर सिंह उर्फ पप्पू नाम याद आना चाहिए, सुशील सिंह का नाम याद आना चाहिए, सोनू मोनू सिंह सुल्तानपुर के इनका नाम याद आना चाहिए, बबलू सिंह का नाम याद आना चाहिए, राजा भैया का नाम आपके जहन में आना चाहिए। पूरी लकीर जो हमने पढ़ी ये सभी ठाकुरों की लकीर है। क्या इनमें से किसी भी आपराधिक परिस्थितियों को जोड़कर उनके खिलाफ वैसे अपराधियों को ट्रीट किया गया है जैसे इसकी ठीक फिरिस्त के ठीक समानांतर ब्राह्मणों को चोट की गई? यानी बाहुबल की मौजूदगी सत्ता के साथ रहनी चाहिए। जो सवाल करेगा उस सवाल का जवाब उसको इनकाउंटर के जरिए या जेल में डाल कर दिया जाएगा। और यूनिवर्सिटी से ब्राह्मण की परिस्थितियां जब जिस वक्त याद करें तो उस दौर में जब आप चले जाएं जब हरिशंकर त्रिपाठी थे, उस समय या एसएम त्रिपाठी हुआ करते थे, हरिशंकर तिवारी, शिव प्रकाश शुक्ला का वहां से निकलना, ये सारी परिस्थितियों को जब आप याद करेंगे तो एक टकराव कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटी और मठ के भीतर भी रहा। और यूनिवर्सिटी को जमीन अपने तौर पर मठ ने दी थी और वहां पर कॉमर्स फैकल्टी चलती थी। लेकिन इन सब के बीच में जब इस वक्त जब योगी आदित्यनाथ निकल कर आए तो योगी आदित्यनाथ ने उस कॉमर्स फैकल्टी को अलग करवाया और वहां पर एक शोध संस्थान खोला। उस शोध संस्थान के जरिए मठ
मठ को इससे पहले एग्जीक्यूटिव काउंसिल में एक परमानेंट सदस्य मिल जाता था, लेकिन इस परमानेंट सदस्य के अलावे जो यूनिवर्सिटी के ठीक समानांतर वहां पर एक शोध संस्थान के जरिए इस बात का जिक्र किया गया कि गोरखनाथ शोध संस्थान में नाथ संप्रदाय पर शोध होगा, यानी मठ नाथ संप्रदाय से जुड़ा हुआ है। लेकिन कल्चरली अगर समझना शुरू करें और सांस्कृतिक और धर्म ना कहिए बल्कि उस सनातनी एस्पेक्ट में अगर समझना शुरू करें जिसका नाथ संप्रदाय से बिल्कुल एक भिन्नता है, तो योगी आदित्यनाथ की तत्काल की जरूरत है कि वो अपने आप को राम जन्म हिंदू भूमि के साथ खुद को कैसे अगुवाई करते हुए नजर आए। लेकिन वह तो नाथ संप्रदाय से निकल कर आते हैं, तो क्या इसीलिए वो अयोध्या का रास्ता इस वक्त पकड़ना चाहते हैं जिससे वो अगुवाई करते हुए नजर आए, यानी देश भर के साधु संत उनको अपने नेता के तौर पर देखने लगे? क्या इस परिस्थिति में खुद कर लाना चाहते हैं? क्योंकि नाथ संप्रदाय अगुवाई नहीं कर सकता है इस देश के भीतर में उस तरीके से जो सनातन धर्म के भीतर से निकलकर कर सकता है। यह इस देश की एक परिस्थिति है। तो उत्तर प्रदेश का एक संकट, जब हम इस बाहुबलियों का जिक्र कर रहे थे और उस दौर में जब आप चले जाते हैं जब हरिशंकर त्रिपाठी, वीरेंद्र प्रताप शाही होनका रहना, फिर उसके बाद वीर बहादुर सिंह आए, वीर बहादुर सिंह कांग्रेस के तो साथ जुड़े, उनके साथ रहे। लेकिन इस दौर में जब आप उत्तर प्रदेश में गोरखपुर को ग्राउंड जीरो मान रहे हैं, तो फिर आपको मठ को भी मंदिर में तब्दील करने की परिस्थितियों को भी समझना होगा। इस दौर में वहां पर भगवान हनुमान की मूर्ति की स्थापना हो गई, उसको मंदिर के तौर पर कैसे देखा जाए, इसकी कोशिशें भी लगातार हो रही है। यानी उत्तर प्रदेश की सियासत के भीतर जब आप गोरखपुर मठ में जाते हैं तो उसमें आपको एक चीज और समझना होगा, वहां पर प्रसाद के तौर पर खिचड़ी रहती है। और अगर उसके अतीत को चले जाइएगा, जब वहां पर दिग्विजय नाथ नहीं थे, दिग्विजय नाथ का असली नाम जो था वह पहचान राजपूत नेता के तौर पर ही थी। महंत अवैधनाथ जो थे वह कृपाल सिंह बिष्ट के तौर पर उनकी पहचान थी। जब योगी आदित्यनाथ आए तो वह भी उत्तरांचल से अजय मोहन बिष्ट के तौर पर आए। यानी ध्यान दीजिए, तो नानहू सिंह दिग्विजय नाथ थे जो राजस्थान से निकलकर मठ पे पहुंचे थे। और फिर आज़ादी के बाद से अलग अलग परिस्थितियों में देखिएगा तो हिंदू महासभा के एक नेता के तौर पर भी उनकी पहचान रही। और उस वक्त जो एक सावरकर और महात्मा गांधी के बीच जो परिस्थितियां थी उसमें एक बड़ी भूमिका महात्मा गांधी के विरोध करते हुए दिग्विजय नाथ की एक बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका और गोरखपुर मठ की एक बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका उस दौर में नजर आती है आपको। लेकिन अब के चुनाव से उससे क्या लेना देना है, आपके जहन में यह सवाल होगा। लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति को जब आप देखेंगे तो दिग्विजय नाथ 1969 में अपने निधन से पहले वह लोकसभा भी पहुंचे, और लोकसभा में पहुंचने के बाद उस लकीर को आगे जिन्होंने बढ़ाया वो महंत अवैधनाथ थे। अवैधनाथ लगातार जीतते रहे, एमएलए के तौर पर 5 बार एमएलए रहे, लोकसभा में 4 बार पहुंचे, लोकसभा में इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर 70 में पहुंचते हैं, फिर 89 में, फिर 91 में, फिर 96 में। उसके बाद योगी आदित्यनाथ आते हैं, वह 98 में जीतते हैं, 99 में जीतते हैं, 2004 में जीतते हैं, 2009 में जीतते हैं, 2014 में जीतते हैं, लेकिन उसके बाद राज्य के मुख्यमंत्री हो गए। तो सांसद का पद छोड़ दिया और पिछले दिनों रवि किशन वहां से जीते। रवि किशन रवि शुक्ला हैं। तो ये बीजेपी ने उस राजनीति को मथने की कोशिश की जो कि पूर्वांचल के इलाकों में ब्राह्मणों की मौजूदगी ठाकुर के साथ करीब नजर आए। लेकिन मौजूदा वक्त में ठाकुरों के सामने सबसे बड़ा संकट यह है कि अगर ब्राह्मण उससे बिदक गया, और खास तौर से योगी आदित्यनाथ ने जो हम जिस इनकाउंटर का खास तौर से जिस बाहुबल का आपसे जिक्र करना चाहते हैं वो इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि 2017 की मार्च से लेकर 2020 यानी लॉकडाउन से पहले यानी मार्च तक की परिस्थिति में 2017 के मार्च से 2020 के मार्च तक 139 इनकाउंटर हुए। उसमें जो लोग मारे गए उनकी तादाद तकरीबन 139 लोग थे। इनकाउंटर्स ज़्यादा हुए, इनकाउंटर बड़ी तादाद में हुए, तकरीबन 1600 इनकाउंटर हुए हैं। लेकिन 1039 जो क्रिमिनल मारे गए उसमें लगभग 50 से ज़्यादा अल्पसंख्यक समुदाय के और लगभग 15-20 लगभग ब्राह्मण समुदाय के थे। लेकिन इस फहरिस्त में आपको कोई नाम ठाकुर समाज का नहीं मिलेगा। तो क्या सेलेक्टिव इनकाउंटर्स थे या फिर जो सत्ता के अनुकूल कास्ट है या मौजूदा सत्ता के साथ जो कास्ट चल रही है उसमें किसी को आहत नहीं करना है, यही परिस्थिति है क्या?
ये आपके जहन में सवाल या किसी के भी जहन में होगा। और इसमें खास तौर पर जिन 4, 5, 6 जिलों का जिक्र यहां पर करने की जरूरत है, उसमें यह समझिए कि मेरठ में 2000 से ज्यादा इनकाउंटर हुए, 69 लोग मारे गए, 69 अपराधियों को मारा गया, हम ये मानकर चल रहे हैं। लेकिन उन अपराधियों की फहरिस्त में आपको कोई ठाकुर नहीं मिलेगा। आगरा में 11 को मारा गया, प्रयागराज में 5 को मारा गया, गोरखपुर में 4 को मारा गया, लखनऊ में 9 को मारा गया, बनारस में 11 को मारा गया, नोएडा में भी 6 को मारा गया, लखनऊ कमिश्नरी में भी 2 को मारा गया। ये सारी फहरिस्त जब आप देखना शुरू करेंगे तो आपके जहन में यह भी सवाल आएगा, तो क्या यादव को भी मारा जा रहा था? आजमगढ़ में जय हिंद यादव मई 2017 में ये इनकाउंटर में मारे गए। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में हम इनकाउंटर को लेकर कोई सवाल खड़ा नहीं कर रहे हैं, हम सेलेक्टिव प्रोसेस को समझना चाह रहे हैं। राजनीति के लिए क्यों जरूरत है बाहुबल? और उत्तर प्रदेश में यूनिवर्सिटी और मठ के बीच का टकराव और इन परिस्थितियों के साथ बीते 21 अगस्त को राष्ट्रपति खुद वहां पर गए थे और वहां पर उन्होंने एक यूनिवर्सिटी का इनॉग्रेशन किया। वो यूनिवर्सिटी खास तौर से गोरखपुर की राजनीति को समझने के लिए, जो गोरखपुर यूनिवर्सिटी थी उसके ठीक समानांतर महायोगी गोरखनाथ यूनिवर्सिटी का उद्घाटन किया गया। उसके चांसलर कौन है? आपके जहन में तुरंत आना चाहिए, रामपुर के यूनिवर्सिटी में जैसे आजम खान चांसलर थे, उसी तरीके से चांसलर मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। महायोगी गोरखनाथ यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर मेजर जनरल डॉक्टर अतुल वाजपेयी हैं। प्रो चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर उदय प्रताप सिंह हैं। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि जो बिंब खड़े किए जा रहे हैं उसमें जातीय समीकरण, बाहुबली, पैसा और इसके अनुसार अपनी राजनीति को एक साधने का प्रयास है। और इन सब के बीच सबसे बड़ी बात यह है कि क्या वाकई अयोध्या का रास्ता अगर योगी आदित्यनाथ पकड़ना चाह रहे हैं तो उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ यही है कि वो जानते हैं कि नाथ संप्रदाय के साथ ही वो जुड़े रहेंगे। और नाथ संप्रदाय को लेकर जो शोध संस्थान खोला गया उसमें नाथ संप्रदाय पे ही काम होना है, यह भी बातों का जिक्र है। अगर इन परिस्थितियों में ठाकुर वर्सेस ब्राह्मण की नब्ज गोरखपुर से निकलती है और अब गोरखपुर छोड़कर अयोध्या का रास्ता योगी आदित्यनाथ पकड़ना चाहते हैं, और ध्यान दीजिए बीजेपी के निशाने पर बार बार कौन है? बार बार वहां पर अखिलेश यादव निशाने पर हैं। अखिलेश यादव निशाने पर इसलिए हैं क्योंकि वह खुद ओबीसी को लेकर लगातार बहुत एग्रेसिव रहे हैं, चाहे जनसंख्या का मामला हो, उनके हकों का जिक्र हो, तमाम चीजों को लेकर। लेकिन ओबीसी के नेता के तौर पर पहचान दिल्ली में बैठे प्रधानमंत्री की भी है, और अमित शाह अध्यक्ष रहते हुए कह चुके हैं कि इस देश के पहले प्रधानमंत्री हैं जो ओबीसी हैं। हालांकि भूल गए इससे पहले कोई और ओबीसी हुआ था या नहीं हुआ था, या उस दौर में बताने की जरूरत भी पड़ती थी कि नहीं पड़ती थी, ये बातों का जिक्र यहां ना किया जाए। 2022 के इलेक्शन से ठीक पहले जिस रास्ते पर योगी चल रहे हैं, क्या उनके लिए मुश्किल परिस्थिति धीरे धीरे आकर खड़ी हो रही है? यानी बीजेपी के भीतर स्वर्ण वोटों को लेकर चिंतन, बीजेपी के भीतर ओबीसी को लेकर टकराव की परिस्थिति को कैसे डेवलप किया जाए। ध्यान दीजिए तो आज आजमगढ़ में मौजूद थे गृह मंत्री अमित शाह। वो जिक्र और उनके निशाने पर सिर्फ अखिलेश यादव थे। क्यों थे? बाकी नेता क्यों नहीं? मायावती कभी क्यों नहीं आ पाती है? या कांग्रेस का जिक्र यहां करना ठीक है नहीं है, ऑर्गेनाइजेशनली बहुत कमजोर है। लेकिन इन सब से हटकर अखिलेश यादव इसलिए क्योंकि अगर अखिलेश और बीजेपी यानी योगी और अखिलेश टकराते हुए दिखाई देंगे तो सीधे तौर पर प्रधानमंत्री मोदी बतौर ओबीसी अपनी राजनीतिक पहचान के साथ उस चेहरे को लेकर वहां पहुंचेंगे जहां पर योगी आदित्यनाथ का चेहरा गायब हो जाएगा। योगी आदित्यनाथ के पूरे गवर्नेंस की परिस्थितियों को अगर समझें तो बीजेपी उस गवर्नेंस को निशाने पर लेती है जहां पर लाशों का बालू पर पड़े रहना, जहां पर नौकरियों का नहीं होना, जहां पर इस तरीके से इनकाउंटर्स, सेलेक्टिव इनकाउंटर्स हो रहे थे, उन परिस्थितियों का होना। ये कई सारी परिस्थितियां जो लगातार जोड़ती है, जो टेलीविजन के विज्ञापनों में सिर्फ उपलब्धियों को बतलाती है, लेकिन उसका अंदरूनी सच क्या है वहां के लोगों ने देखा समझा है। अब यहां पर जो सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस दौर में अगर आप ध्यान दीजिए तो बीएसपी का अपना वोट बैंक कभी कम नहीं हुआ।
2007 में जब सत्ता थी तब भी 30%, उस समय लगभग 1.5 करोड़ से ज़्यादा वोट मिले थे। 2012 में भी 2 करोड़ के लगभग वोट आए, उस समय वोटर की संख्या मिली, लेकिन परसेंटेज उसी के इर्द गिर्द रहा। 2017 में भी 1 करोड़ 92 लाख वोटिंग पड़ी उनके पक्ष में, यानी वोट बीएसपी का इंटैक्ट है। कांग्रेस बहुत तेजी से नीचे गई है। कांग्रेस 2017 में अगर 44 लाख वोट पा रही थी तो 2007 में अगर 44 लाख वोट पा पाई थी तो 2007 में बीजेपी सिर्फ 88 लाख वोट पा पाई थी। लेकिन आज की तारीख में 2017 में वो तकरीबन 3.5 करोड़ 3 करोड़ 44 लाख वोट पा जाती है। ये किसके वोट थे 2017 में? जाहिर है ओबीसी सब साथ आ गए थे, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी को लेकर उनके भीतर एक उम्मीद थी। दलित तबका साथ जुड़ा था, क्योंकि उनके भीतर एक आस थी अपने अनुकूल की परिस्थितियों में। स्वर्णों का वोट एक साथ जुड़ा था, क्योंकि उनके जहन में आरएसएस भी मोदी प्रचारक के तौर पर है, यह भी था। लेकिन 2022 में ये सारी चीजें गायब हो गई है। अब प्रधानमंत्री मोदी की पहचान ओबीसी है उत्तर प्रदेश के भीतर में, योगी की पहचान ठाकुर है, अखिलेश यादव की पहचान यादव के तौर पर है। प्रियंका गांधी की मुश्किल यह है कि ब्राह्मण नेता कहीं भी किसी भी रूप में वहां पर उनकी पार्टी में मौजूद नहीं। और जरा कल्पना कीजिए, एकमात्र ब्राह्मण नेता जो कांग्रेस के लंबे वक्त तक पहचान देते रहे वो कमलापति त्रिपाठी रहे। वह भी पूर्वांचल से आते हैं, लेकिन उनके पोते ने कांग्रेस छोड़ दी, वह टीएमसी में चले गए। माना यह जाता है कि टीएमसी को इसीलिए तमाम छत्रप एक स्पेस दे रहे हैं, जिसके आश्रय आने वाले वक्त में टीएमसी राष्ट्रीय तौर पर 2024 में मोदी को कहीं सामने ले सके, यानी ममता बनर्जी उभर कर आ जाए। इसीलिए कमलापति त्रिपाठी के पोते जो कांग्रेस में रहे वो टीएमसी में गए, लेकिन समझौता के अंदरूनी तौर पर समाजवादी पार्टी के साथ हुआ कि ठीक है 2-4 सीट का स्पेस आपको दिया जाएगा और हम आप साथ मिलकर रखेंगे, लेकिन आप टीएमसी के रास्ते को पकड़िए, क्योंकि वहां पर पैसा, फंडिंग, और टीएमसी अपना विस्तार यूपी में भी देखना चाहती है। जैसे ही वो यूपी में कुछ सीटों पर भी जीत जाती है, 2 ही सीट जीत जाती है, तो वो राष्ट्रीय तौर पर उत्तर प्रदेश में 2024 के चुनाव में अपनी पहचान बनाने की दिशा में बढ़ेगी। कांग्रेस का जो पूरा ग्राउंडवर्क इस दौर में चल रहा है वह भी 2024 को ध्यान में रखकर चल रहा है, क्योंकि 2024 का चुनाव में अगर केंद्र में सामने मोदी होंगे तो जो उनके ठीक सामने जो राजनीतिक नेताओं की जो चेहरे खड़े होंगे उसमें चेहरे धीरे धीरे कम होते चले जाएंगे। वो कांग्रेस का चेहरा होगा या छत्रपों में से निकला हुआ कोई एक चेहरा होगा जो ममता बनर्जी का फिलहाल उसका वो प्रयास कर रही हैं, या गठबंधन का कोई नया चेहरा होगा। यानी 2-3 चेहरे उस दौर में निकल सकते हैं। लेकिन सवाल है कि कांग्रेस राष्ट्रीय तौर पर राजनीति करती है और राष्ट्रीय दल के तौर पर है, और उत्तर प्रदेश में उसको अपने संगठन की जमीन बताने और बनाने की जरूरत है। तो यहां पर आखिर में 3 सवाल जो सबसे बड़े हो चले हैं। पहला सवाल, जो गोरखपुर से ठाकुर वर्सेस यादव की, ठाकुर वर्सेस ब्राह्मण की राजनीति निकली, क्या उत्तर प्रदेश की चुनाव के वक्त में बीजेपी के लिए घाटे का सौदा होगा? क्योंकि महत्वपूर्ण यह भी है कि ठाकुरवाद के साथ नाथ संप्रदाय और नाथ संप्रदाय के साथ खुद योगी आदित्यनाथ आज भी भोजपुरी नहीं बोल पाते हैं, जबकि गोरखपुर की भाषा भोजपुरी है। अवैधनाथ भी नहीं बोल पाते थे, दिग्विजयनाथ भी नहीं बोल पाते थे जो राजस्थान से आए थे, अवैधनाथ उत्तरांचल से आए थे, योगी आदित्यनाथ उत्तरांचल से आए। वो नहीं चाहते हैं कि उनकी पहचान उत्तराखंड के साथ जुड़े, वो चाहते हैं पहचान सनातनी तौर पर उनकी पहचान अयोध्या से जुड़ जाए। अब वो इस रूप में अपने आप को देख रहे हैं। यानी जो कास्ट कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ गोरखपुर में यूनिवर्सिटी और मठ से निकलकर, वह उत्तर प्रदेश की सियासत को कितना प्रभावित करेगा। दूसरी बात, जो गोरखपुर मठ है अब उसकी एक भूमिका को आने वाले वक्त में बड़ा करने चाहते हैं, मंदिर के तौर पर पहचान देकर, या अयोध्या का रास्ता पकड़कर खुद को अपना विस्तार देते हुए योगी आदित्यनाथ अयोध्या के साथ जुड़ना चाहते हैं। और तीसरी परिस्थिति इन दोनों की चीजों के साथ जो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण है, क्या वाकई उत्तर प्रदेश के भीतर में जो सेलेक्टिव तौर पर बाहुबल की पहचान की गई, और उस बाहुबली के एस्पेक्ट में जिन नेताओं का जो हम आपसे, जिन अपराधियों का जो जिक्र कर रहे थे, जो एक लंबी फहरिस्त हमारे पास थी और जो इनकाउंटर हुए, उसमें ये हर कोई जानता है कि ब्रजेश सिंह वर्सेस मुख्तार अंसारी, ब्रजेश सिंह के कहने पर क्या मुख्तार अंसारी जेल में है, या दोनों के बीच की टकराव, क्योंकि ब्रजेश सिंह के परिवार के लोग भी
कहीं ना कहीं राजनीति में आ गए और बीजेपी ने उन्हें आश्रय दे दिया। और उसके बाद जो एक लंबी फहरिस्त है, क्या ये बताती है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव अगर इस मोड में आ गए जहां पर बाहुबल वोट अपने साथ ले सकता है, तो बीजेपी यहां पर भी भारी पड़ेगी, या यहीं पर भारी पड़ेगी जो योगी आदित्यनाथ की ताकत है। जाति के तौर पर योगी आदित्यनाथ की ताकत नहीं है, बाहुबल के तौर पर योगी आदित्यनाथ की ताकत है, गवर्नेंस के तौर पर योगी आदित्यनाथ की ताकत नहीं है। लेकिन अगर प्रधानमंत्री मोदी साथ में जुड़ जाते हैं तो वह ताकत फिर से निखर जाती है। और आखिरी परिस्थिति में सिर्फ बाहुबल के अनुकूल रहते हुए जो आप इस दौर में राजनीतिक सत्ता चला रहे हैं, तो इंस्टीट्यूशन अगर आपके साथ काम करने लगे और आपको सत्ता में बैठाने की परिस्थिति में ले आए, तो ही योगी आदित्यनाथ के लिए अनुकूल परिस्थिति है। यानी मुश्किल बहुत है योगी आदित्यनाथ के लिए, जो आज गोरखपुर में अखिलेश यादव के साथ जो भीड़ जुड़ी थी उससे भी समझा जा सकता है, प्रियंका गांधी अपने प्रचार के तौर पर गई उससे भी समझा जा सकता है, और बीएसपी का अपना जो वोट बैंक है जो कहीं किसी भी काल में डगमगाता नहीं है, और उसमें हर वो शख्स जुड़ना चाहता है जिसके पास पैसा और उसे लगता है कि अच्छा 50% वोट तो यहाँ से आ जाएंगे, बाकी हमारी जाति से आ जाएंगे और हमें जीत मिल जाएगी, उसको डिगा पाने की स्थिति में दूसरी कोई पॉलिटिकल पार्टी आ नहीं पाई है। तो 2022 के चुनाव 2017 के चुनाव नहीं है, इसे योगी आदित्यनाथ समझने लगे हैं। और यह 2012 का चुनाव भी नहीं है, अखिलेश यादव इसे भी जान चुके हैं। और यह 2007 की परिस्थितियों को दोबारा लौटा नहीं सकता है, इसे मायावती बाखूबी समझती है। और 30 बरस पहले जब कांग्रेस की सत्ता थी तो उस स्वर्णिम काल को कह के कांग्रेस को सत्ता मिल जाएगी, यह भी परिस्थिति नहीं है। समझिए कौन सी पुरपेच गलियां हैं, इन गलियों को समाधान मत खोजिए, इन पुरपेच गलियों में सिर्फ इतना जान लीजिए कि आप समीकरण समझने चाहिए, और उस समीकरण के आश्रय हर उठते हुए कदम में जिन शब्दों का इस्तेमाल दिल्ली से गए नेता बोलें या उत्तर प्रदेश के अपने नेता अपने प्रचार में बोले, उन शब्दों के अर्थ अपने अनुसार परिभाषित कर लीजिए, चीज़ें बहुत साफ हो जाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।